नमस्कार, मैं लवीना जैन, सेल्फी एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरुजी आपका भी स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, कला प्रवाह, आज हमारे साथ हमारे गुरुजी जय किशन महाराज जी अपना एक अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं गुरुजी के समक्ष ऐसे एक वार्तालाप कर पा रहे हैं। आप इनका परिचय तो सभी लोग जानते हैं, कोई इनके परिचय की शायद जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आप पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के बड़े पुत्र जय किशन महाराज जी, ये परिचय तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र से शायद दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखते हैं, और बाकी तो कोई जरूरत नहीं है आपके परिचय के लिए। नहीं नहीं गुरुजी, आज आपका एक अनुभव जानना चाहते हैं हमारे सारे ही दर्शक कि जो आपकी कथक यात्रा बचपन से आपने जो सीखा अपने गुणीजनों से, वो कैसा एक यात्रा आपकी शुरू हुई? अच्छा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कालका बिंदादीन घराना, लखनऊ घराना से मैं ताल्लुकात रखता हूं और मैं अपने घराने की 8वीं पीढ़ी हूं। पंडित बिरजू महाराज जी का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं और बचपन से ही कह दीजिए कि मैं जब पैदा हुआ था, लखनऊ में ही मैं पैदा हुआ और हमारी माँ बताती थी मुझे कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरा जो लालन पोषण हुआ है वो कभी भी खिलौने से नहीं हुआ। हमेशा जो है वो मेरे आगे पीछे तबला, बाया, हारमोनियम, घुंघरू, ये सब चीज का अंबार बना रहता था। और जब कोई मुझे खिलाता था तो घुंघरू बजा के छम 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 छम, कभी तबला बजा के, कभी हारमोनियम बजा के, कभी गाना गा करके। तो मेरा कभी भी खेल खिलौने से कभी ताल्लुकात इतना हुआ नहीं, हुआ बट इतना नहीं हुआ। और शुरू में ही, बचपन में ही जब मैं पैदा हुआ था तो घर वालों ने, हमारी माँ ने मेरे पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए थे उस समय। तो मैं जब पैर में ऐसे मारता था तो उसमें साथ साथ तबला भी बजता रहता था। तो बड़ा मतलब जो लालन पोषण था वो नृत्य और संगीत में ही हुआ सारा। तो धीरे धीरे फिर हम लोग जो है वहां से दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर करके हमने अपना पढ़ाई का काम शुरू किया और साथ ही साथ डांस की शिक्षा भी लगातार हम लोग भी चालू हो गए। तो आप सोच लीजिए कि मैं लगभग शायद मैं 6 वर्ष का था तो पहला प्रोग्राम है अपनी मेरी बड़ी बहन है कविता मिश्रा जी, जो साजन मिश्रा जी की वाइफ हैं, और उनके साथ प्रयाग संगीत समिति में रेलवे वालों का प्रोग्राम हुआ करता था। तो वो पहली बार, तब मेरी उम्र 6 साल की केवल, तो तब से मैं स्टेज पे आ गया और महाराज जी के ही संरक्षण में मेरा सारा ट्रेनिंग होता रहा। और छोटे छोटे महाराज जी के हर कॉम्पोजिशन के अंदर में, बैले के अंदर में या आइटम के अंदर में, जो छोटा बाल रूप में जो भी कॉम्पोजिशन हुआ करता था उसमें महाराज जी हम लोगों को अक्सर नचाया करते। उनका शायद ध्येय यही था कि धीरे धीरे शायद हमारे अंदर में वही चीज आती रहे कि नृत्य, संगीत से हम हमेशा जुड़े रहे। और फिर धीरे धीरे बड़े होते रहे और फिर हम कथक केंद्र में मेरा आना जाना शुरू हुआ और महाराज जी के ही संरक्षण में मैंने सीखना शुरू किया। तालीम के मामले में महाराज जी को क्योंकि उसमें बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाते, तो क्योंकि उनके प्रोग्राम्स ही इतने ज्यादा चलते रहते थे। लेकिन जो भी तालीम महाराज जी ने मुझे सिखाया, या मेरी बड़ी बहन और हम दोनों एक साथ ही सीखा करते थे, तो जो तालीम देते थे उस तालीम की जो खूबसूरती कह लीजिए, उसकी गहराई, वो इतनी ज्यादा सुंदर ढंग से उन्होंने सिखाया कि एक एक अंग को
कैसे हाथ यहाँ से उतर के यहाँ जाएगा, या हाथ यहाँ से उठ करके वहां जाएगा, या हाथ यहाँ से उठ के वहां जाए, मतलब अंग सब। क्योंकि जैसे कहते हैं नाट्य शास्त्र का एक श्लोक कहा गया है कि यतो हस्त ततो दृष्टि ततो मन, यतो मन ततो भाव, यतो भाव ततो रस। ये 5 एलिमेंट, जैसे हमारे पंच अगर हम बात करें उसकी कि जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जिससे हम लोग पूरे मनुष्य जीवन या हमारी प्रकृति सब बनी, ऐसे ये 5 चीजें, जहाँ हस्तक है वहां निगाह है, जहाँ निगाह है वहां मन है, और जहाँ मन है वहां भाव है, और जहाँ भाव है वहां रस का प्रभाव है। तो कहने का मतलब ये लखनऊ घराने की बहुत एक खास बात है। हमारे पूर्वजों ने अगर आप थोड़े से संक्षिप्त रूप में हम कहानी बताएं आपको, तो हम लोग हंडिया तहसील, जो करीब इलाहाबाद और बनारस के बीच में एक जगह पड़ता है, हंडिया नाम से है। पहले वो हरिपुर नाम से जाना जाता था। वहां पर एक साधु थे जो हांडी में खिचड़ी उचड़ी पकाते थे, और उनके उसकी वजह से गांव का नाम ही हंडिया पड़ा। और हमारा 989 घर, कथक बिरादरी का 989, वहीं से करीब 35 किलोमीटर दूर खिचखिला गांव एक पड़ता है, जहां पर हमारी पूरी बिरादरी रहती है। और हम लोग को कथक का मतलब ही है कथा वाचन। तो कथक जो है हमारा मंदिरों में शुरू हुआ, और मंदिरों में जा जा करके हम लोग ने वहां पर कथा वाचन किया, और कथा वाचन के साथ छोटा छोटा नृत्य का घुंघरू बांध करके, और हल्के हल्के आज भी हमारे गांव में अगर आप जाएं तो आपको देखने को मिलेगा वो जिस प्रकार से कथक किया जाता था उस समय। वहां से उठ करके हम लोग दरबार में आए, हमारे ठाकुर प्रसाद जी और कालका महाराज जी वगैरह सब लोग वहां पर दरबार में, वादी ऋषा के दरबार में रहे, और वहां पर उन्होंने वो बजाय बतौर कोर्ट डांसर के हैसियत से। और वादी ऋषा खुद भी बहुत अच्छे एक कविताएं करते थे, लिखते थे। और ठाकुर प्रसाद जी हमारे वहां पर कहते हैं कि उनके हरम में उनको कहते थे एक टोपी माफी। एक टोपी माफी का मतलब ये था कि और कोई किसी को अलाउ नहीं करते थे अंदर जाना, केवल वो जाते थे, और उनके बेगमों के साथ और उनके साथ मिल करके वो कॉम्पोजिशन वगैरह किया करते थे। तो दरबारों में रहा। हमारे दादाजी अच्छन महाराज जी, पिताजी, हमारे पिताजी के जो पिताजी थे, वो वहां पर रायगढ़ में भी रहे, और वो कई दरबारों में जाके उन्होंने अपना नृत्य का प्रदर्शन किया। उसमें दरबारों में नाच का ज्यादा चलन चलता। फिर धीरे धीरे मैं इसी प्रकार से मैं जुड़ता रहा, और साथ साथ में शिक्षा चलती रही मेरी। और फिर मैं कथक केंद्र में सन 1985 में मैं बाकायदा नौकरी पे आया, और तब से लेकर आज तक मैं वहीं पर काम कर रहा हूँ। वहाँ का रेपेट्री भी मैं देखता हूँ, वहाँ पर मैं पहले कंपोजिशन आइटम्स वगैरह बनाता भी रहता हूँ, और अपने बच्चों को शिक्षा भी दे रहा हूँ जो हमारे हमसे सीखते हैं कथक के एडवांस कोर्स को। तो इसी प्रकार से अभी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी, इतना अच्छा एक सफर है, एक यात्रा है जो बहुत लंबा सफर है, और बहुत अच्छी यात्रा कह सकते हैं कि चली रही है आपकी। आपके संरक्षण में इतने सारे स्टूडेंट्स आपसे सीख रहे हैं, निकल रहे हैं। और बस आप कथक केंद्र में आप इस पद पर हैं, ठीक, मतलब आप सिखा रहे हैं। इतने सारे बच्चे आपसे सीख के हर वर्ष शिक्षा अपनी पूरी करके, एक एजुकेशन का जो एक टाइम होता है उतनी पूरी करके एक अपना भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए। तो लेकिन जितना जितना भी हम अपने अनुभव से देखते हैं कि जितना हम समझ पाए हैं कि जितना भरपूर उनमें जोश होता है, एक पूरा आपसे एक पूरी शिक्षा लेने के बाद एक अलग ही जोश आ जाता है कि नहीं, हमने सीख लिया है, थोड़ा इस लायक शायद हो गए कि कुछ प्रेजेंटेशन कर सकें। तो कहीं ना कहीं मौकों की कमी, आपको ऐसा लगता है कि है मौकों की कमी? और बच्चे तो बहुत शिद्दत से सीखते हैं जब आपके साथ जुड़ते होंगे, तो बैच तो निकल रहे हैं, मगर मौकों की शायद कहीं ना कहीं कमी हो रही है। इस बारे में आप क्या? बहुत सही आंकलन है आपका ये इस बात का, और मैं भी इस चीज को बहुत एग्री करता हूँ। कथक केंद्र के अंदर में हमारे पास हर साल
करीब 250-300 बच्चे आते हैं सीखने के लिए, और उसी मन से बहुत अच्छे ढंग से वो डांस सीखते हैं, और उनको जिस प्रकार से हमने शिक्षा पाई है उसी प्रकार से हम उनको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। अपने घराने की हर खासियत को उनको बताया जाता है। और लेकिन एक ये दौर जो आजकल चल रहा है, पहले तो ये था कि एक जमाने में शागिर्द या शिष्य लोग जब गुरुकुल जाया करते थे या अपने गुरु के घर में जाया करते थे, और उनका केवल ये था कि वो 24 घंटा बस गुरु के चरणों में पड़े रहते थे, उनकी सेवा करते थे, और गुरु जब कहते थे कि भाई गांव चलो, खड़े हो जाओ, नाचो, तो कोई समय की पाबंदी नहीं हुआ करती थी कभी। अब आजकल तो कोर्स में इंसान सब बंद गया है। अब हमारे यहाँ जैसे कथक केंद्र के अंदर में मैं जो सिखाता हूँ, उसके अंदर में 3 साल का डिप्लोमा ऑनर्स है, 2 साल का पोस्ट डिप्लोमा ऑनर्स है, बच्चा छोटा है तो 5 साल का फाउंडेशन है। तो एक तो समय का लिमिटेशन बहुत ज्यादा हो गया है, और जो आचार विचार है वो बहुत सीमित तौर पर रह गया है। साथ ही साथ जैसे कि अब हम बताएं कि पहले संख्या कम हुआ करती थी सीखने वालों की, और गुरु पूरे तन्मय से होकर के उसको सिखाता था, और उसको खुद लेकर के और लोगों के बीच में उनको ले जाया करता था, और उनका नाच दिखाता था या उनको लोग पसंद करते थे, और उस वजह से वो काफी अपना नाम भी करते रहे। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि इतनी तादाद बढ़ गई कि जो अच्छे करने वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत सीमित है, और करने वाले तो सभी है, सब उसी इच्छा से आते हैं कि हम डांस सीखें और ये करें, बट जो नहीं कर पाते हैं, जरूरी नहीं है पांचों उंगली, आपकी पांचों उंगली बराबर नहीं। हाँ, तो ये कहने मतलब है कि वो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया में वो काफी पॉपुलैरिटी से अपना काम बढ़ा लेते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे ये लोग हैं, ये इन लोगों को फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो जाती है कभी, जो अच्छे डांसर्स हैं। हाँ, और वो बेचारे जो हैं वो संकुचित होकर रह जाते हैं, वो अपने आप को कर नहीं पाते, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में जाओ तो तबला वादक है, गाने वाला है, सारंगी वाला है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हाँ, एक नॉर्मली खर्चा इतना बढ़ जाता है, और ऑर्गेनाइजर जो है आजकल जो है उसको उतना परिपूर्ण नहीं कर पाता है। हाँ, यहाँ तक कि हम आपको बताएं कि आज हमारे भारत की जो जनगणना है वो 1,30,00,000 से ज्यादा है, और गवर्नमेंट भी कहाँ तक सबके लिए सब करे, लेकिन उसमें हम लोग आर्टिस्ट लोग भी जो है उसमें एकदम आखिरी सीढ़ी पे खड़े हुए, मैं ये कहूँगा। तो बहुत ही जैसे एक समय पे तो कला के लिए लोग मतलब ऐसा थे कि बस सर आंखों पे लेकर उनको बुलाते थे। अब आजकल जो है पैसे के नाम पे या फाइनेंशियली मामले में वो एकदम उतना नहीं कर पाते, मुझे जैसा फील होता है। इस वजह से जो हमारी जो अच्छे लोग हैं, अच्छे शागिर्द हैं, उन लोगों को उतना अच्छा मौका नहीं मिल पाता है सामने आने, जो कि बड़ा अफसोस की बात है। जबकि वो पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ भी वो लोग 5 साल, 8 साल, 10 साल अपना समय व्यतीत करते हैं और पूरी मेहनत के साथ सीखते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो निचोड़ है, वो उस तरीके से नहीं आ पाता है जिस तरीके से उनको आ जाना चाहिए सामने। मैं अपनी ही भी बात करूं, देखिए मैं बहुत सीधी सी बात करूं, मैं अपनी भी अगर बात करूं तो, क्योंकि मुझे तो खैर कहने की ऐसी आदत नहीं है, लेकिन मैं आज भी एक सामान्य सिर्फ ये है कि हाँ मैं महाराज का बेटा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ और मैं एक गुरु की हैसियत से बैठा, लेकिन जहां तक कोई अवार्ड की बात हो, ये बात हो, वो मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा अवार्ड नहीं मिला हुआ है। वो एक कह लीजिए दुर्भाग्य कह लीजिए, कोई भी कह कुछ भी कह लीजिए, कि हमारे सामने वाले जो लोग हैं उनको अवार्ड्स भी मिल जाते हैं, उनको प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, और हम जो है अपनी जगह स्थिर रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। तो ये जरा मेरी थोड़ी सी शिकायत रहती है हमेशा इस चीज को लेकर के।
तो जो हमारे अच्छे शागिर्द लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको खूब अच्छी तरीके से मौका मिले और वो स्टेज पर आके अपना नृत्य तो दिखाएं, फिर जो हमने सिखाया, हमारे घराने की खास चीजें, उनको वो प्रदर्शित करें, तो उससे जरा और प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बच्चे जो सीख रहे हैं आपसे, अब आपसे सीखेंगे तो वो चीजें सीखने को मिलती है, और फिर वो मन बिल्कुल उदास ये हो जाता है कि क्यों इतने अच्छे मौके नहीं मिलते हैं। बहुत और सही कह रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं कला जो समर्पण से सीख रहा है वो तो ठीक है, और जो थोड़ा प्रोफेशनली हो रहा है वो सोचेगा या तो हम फिर ठीक है रहने देते हैं, या देखते हैं आगे कुछ और लाइन भी, हमें क्या चाहिए ये। बिल्कुल। तो इस इसमें आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको मार्गदर्शन एक मैसेज के तौर पे क्या कहेंगे कि कैसे अपने आप को इतना बिल्कुल एक पैकेज जैसा कर ले कि कहीं ना कहीं इस दौर में सरवाइव कर पाए? देखिए, जहां तक मेरा प्रयास होता है, मैं अपने उन सभी शागिर्दों के साथ में एक मेरा अपना यूनिट बन जाता है, जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उसमें से बहुत से ऐसे नाम हैं, हमारे स्टूडेंट सुजाता जी हैं जो कलकत्ते में, सुजाता लहरी, गौरी दिवाकर हैं, या अनुकृति हैं, या रिदिमा हैं, या हमारे सृष्टि हैं, संगीता हैं। इस बहुत सारे ऐसे शागिर्द जो इस समय बहुत अच्छा नाच, और ये सब हमारे टीम में, हमारे साथ में एक साथ हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं, देश में विदेशों में जाकर के अपना प्रोग्राम वो भी करते हैं, और उस बहाने लोगों को उनके काम को देखने का मौका मिलता है, और उस जरिए उन लोगों को प्रोग्राम भी मिलने लगे हैं और मिलते रहते हैं। लेकिन प्रोग्राम का जो एक तरीका है, जिस जैसा उनको परिपूर्ण होना चाहिए, उनको जो पूर्णता, उनको हर चीज से सुविधा मिले, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे जैसा भी हो, तो कम से कम उनको एक सपोर्ट रहे कि हाँ, वो अपने काम को लेकर आगे बढ़ा रहे। बाकी वो काम बहुत अच्छे ढंग से कर भी रहे हैं। तो बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे सारे शागिर्द, जितने भी हमारे बनाए हुए शागिर्द हैं, वो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी, जैसे आपने कहा कि आप एक बैले तैयार करते हैं, मेरा एक सवाल इससे था ही रिलेटेड कि आप ये कहने की शायद आवश्यकता ही नहीं है कि आप बहुत एक कुशल और नर्तक हैं, और कोरियोग्राफी आपकी बहुत बहुत ही अच्छी। मैंने भी देखा है लखनऊ में आपके कुछ प्रोग्राम्स ऐसे देखे हैं जो भक्ति भाव के, आपने राधा का एक पूरा एक बैले रेडी किया था, उसमें राधा और मीरा, लखनऊ में ही एसएनए में हुआ था, तो मैं भी थी उस प्रोग्राम में। शायद 3 साल पहले की बात होगी, 3 साल हो गए होंगे। तो वो निर्देशन जो आपका है, कहीं ना कहीं कथक तो है ही है, मगर निर्देशन भी आपका जो हमने देखा है, अनुभव किया है, और सबसे सुनते भी हैं कि निर्देशन में आपका बहुत अच्छा एक रहता है। तो उसके बारे में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कैसे एक नृत्य नाटिका जब बनती है तो एक यंग जनरेशन को कैसे ये मैसेज देंगे, समझाइए कि एक नृत्य नाटिका के पीछे बहुत कुछ काम होता है, एक सोच होती है, सब पूरा उन बिंदुओं पे कैसे काम करें हम लोग कि एक नृत्य नाटिका ऐसे प्रस्तुत कर सके कि दर्शकों को भी वो पूरी तरीके से समझ में आए, और कैसे हम लोगों को कैसे करना चाहिए इस नहीं, चीज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका श्रेय तो मैं अपने गुरु, मेरे पिता महाराज जी को ही देता हूँ। और महाराज, जब मैं रेपेट्री में काम करता था, कथक केंद्र के रेपेट्री में था, महाराज जी के अंडर में काम करता था, तो मैं महाराज जी को बहुत गौर से, बहुत ही बारीकी दृष्टि से मैं उनको हमेशा देखता था, उनकी कंपोजिशन की, उनकी सोच कंपोजिशन के पीछे क्या चल रही है, या उनका संगीत बनाना, हाँ, उसके पीछे क्या सोच है, या उस जो भी टॉपिक वो लेके काम करते थे उसके पीछे उनकी क्या सोच। उन्होंने भी बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं। मैं आपको क्या मिसाल दूं कि कथक के अंदर में उन्होंने एडिटिंग नाम की एक आइटम उन्होंने बनाया, जो कि जब उनका फिल्म डिवीजन का एक सिलसिला चल रहा था और वो एडिट करने के लिए वो जाते थे,
तो उस समय उनको जो अनुभव हुआ उन्होंने उसको उठा के स्टेज पे मंचन किया, या नवरस को किस प्रकार से उन्होंने नवरस को प्रेजेंट किया, लीलांगी का लीला अंग के अलग अलग लीला है। हाँ, तो मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ, बहुत उनको मेरे लिए बहुत बने, और मैं उनकी हर चीज को बहुत बारीकी से देखता रहा हूँ। इसलिए मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि उनके मार्गदर्शन पे मैं चल करके मैं उस ढंग से उस विचार को सोच पाता हूँ। और संगीत भी मैं अपने कार्यक्रम का, यहाँ तक कि साहित्य भी मैं लिखता हूँ। मैं साहित्य की बात अगर करूँ तो महाराज बिंदादीन जी ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत सी रचनाएं की है, ठुमरी दादरा कृष्ण पे आधारित करके बहुत सी रचनाएं की। शंभू महाराज जी ने भी की, लक्ष्मण महाराज जी ने भी की, और हमारे महाराज जी ने तो अनगिनत रचनाएं हैं जो शायद अभी आपको हम बता भी नहीं पाएंगे, इतनी रचनाएं। तो उन्हीं को देख के उससे ही प्रेरित होकर मैंने भी करीब 250-300 रचनाएं मैंने ठुमरी दादरा भजन के रूप में मैंने की। और आज मेरी किताब भी मैं निकला, मैं आपको शायद थोड़ा दिखाना भी चाहूंगा। ये एक मेरी किताब है जो माधुर्य के नाम से है, और इसमें करीब 27 कंपोजिशन मैंने अपनी जो पब्लिश हुई है मेरी, मैंने ऑलरेडी किया हुआ इसके। तो जहां तक मेरी अपनी संरचना की बात है, मेरी कोशिश होती, मैं कभी कोई टॉपिक को लेके नहीं, मैं अपने इमेजिनेशन को लेकर के काम ज्यादा करता हूँ। जैसे मैंने आपको मैं बताऊं कि एक मेरे प्रोडक्शन था मीरा और राधा। तो मेरी एक कल्पना, ये मेरे स्वप्न में आया था, मैं सब सोच रहा था कि रात अंधेरी तूफान के अंदर में बिजली चमक रहा है, बादल गरज रहा है, और जंगल के अंदर में मीरा जो है कृष्ण को ढूंढ रही कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और वहीं पर दूसरे रास्ते राधा भी कृष्ण को ढूंढ रही है, क्योंकि कृष्ण जो है राधा से रूठ के कहीं चले गए। और अचानक मीरा राधा, जबकि दोनों पीरियड अलग अलग है, राधा का पीरियड अलग है, मीरा का पीरियड अलग है, लेकिन मैंने एक साथ दोनों को मंचन करने की कोशिश की। दोनों की मुलाकात होती है और राधा कहती है कि तुमने कहीं कृष्ण को देखा है क्या? तो मीरा देख करके एकदम अवाक रह जाती है और अपने उनकी आंखों में देख के कहती है, मुझे देखने की जरूरत क्या है, कृष्ण तो मेरे सामने खड़े हैं। तो तब वो एकदम ऊंचाती है और फिर वो कृष्ण को ढूंढने लगती है और आखिर में कृष्ण उनको मिलते हैं। तो ये मेरी एक काल्पनिक, जैसे मैं आपको एक चीज थोड़ा सा सुनाना भी चाहूंगा। जब अभी मेरी रचनाओं, श्रीलंका के अंदर में मैं बैठ करके एक होटल में था, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं कॉरिडोर में बैठ करके और ऐसे में बहुत कुछ विचार कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि चांद रात को निकला हुआ था, जिसकी रिफ्लेक्शन जो है होटल के वॉल पे पड़ रहा था, जहां पर बहुत सारे बैम्बूस ट्रीज थे। तो मेरी रचना वहां पर बनी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल गुरुजी। मैंने लिखा है कि सब सखियां मिली चली जात, सब सखियां मिली चली जात, अचानक बांसन की झुरमुट में सब चंद्र देख ठगी रही, अचरज भरी नयनों से असमंजस में पड़ गई, को समझ न पाए दो चांद कैसो निकसो है, एक नभते बिराजो दूजो उतर आयो। तो एक सखी निकट गई दूजो को पास बुला ली, औरंग से रहना न गयो सब मिली चली आयो। तो बांसन की झुरमुट में मोहन संग राधा बैठो है, और अर्धमुख राधा सो सांवरो में घेरो है, और दूर से प्रतीत हो जैसे अर्धचंद्र निकसो। तो ये मेरी कल्पना, ये सोचिए श्रीलंका में बैठा था मैं और वहां पर मेरी ये कल्पना उठी, मैं एकदम वृंदावन पहुंच गया। बिल्कुल गुरुजी, तो आप से मेरी इतना अच्छा सुना रहे हैं कि हमें तो लग रहा है सुनते ही चले जाएं, ये इतना सुंदर है जी। तो ऐसी मेरी कई सारी रचनाएं हैं। स्वर को लेकर के भी मैंने कुछ रचनाएं की। तो जैसे कृष्ण की सारी सखियां हैं, राधा है, मीरा है, सब बहुत सारी सखियां हैं। तो एक बार बांसुरी के सातों जो स्वर हैं वो भी एक नायिकाएं हैं, सारे गामा पाधा निसा। तो सारे गामा पाधा निसा आपस में बात करती हैं, कहती हैं कि सारी सखियां तो कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं, हम भी कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण अपने कमर में मुझे बसाए रहते हैं,
अपने होठों से लगा के मुझे बजाते भी, और हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम आज बताओ कि तुम किस प्रकार से कृष्ण को प्रेम करते हो। तो सा क्या कहती है, देखिए ये भी कविता के रूप में मैंने लिखा है कि सा कहे सांवरे की श्वास बन जाऊं। सा कहती है कि मैं सांवरे की सांस बन जाऊं, श्वास बन जाऊं मैं, रे कही रंग पीतांबर अंग अंग सज जाऊं, गा कही गुच्छ बन मोर मुकुट बिराजूं, माँ कहे महक बन कस्तूरी सी लिपट जाऊं। सारे गामा पा, पा कहे पाजेब बन, पाजेब बन पग में बंध जाऊं मैं, धा कहे धुन बंसी की बन मधुर स्वर सुनाओ मैं, और नी कहे नींद बन आंखों में सिमट जाओ। तो मैंने पूरे सारे गामा पादा निसा को अपने शब्दों में ऐसा सखियों की तरह उसको मैंने किया, और इस पे मैंने पूरा एक आइटम पूरा बनाया था जिसका नाम स्वर भाव रंग के नाम पर, स्वर भाव रंग। तो जहां पर सातों स्वर और कृष्ण, और उसके बाद बांसुरी और राधा का जो अनबन है, क्योंकि राधा और बांसुरी को हमेशा ये सौतन माना गया। राधा कहती थी कि बांसुरी मेरी सौतन है, तो क्योंकि कृष्ण के 24 घंटा अधर पे लगी रहती थी वो, तो सौतन मानते थे। तो इस टाइप की रचनाएं हमारी बहुत सारी मैंने की, जो मैं आपको सुनाया मैंने। बहुत गुरुजी, इतना सुंदर, और जो उसके पीछे कल्पना है आपकी, वो जो भी अभी यंग जो मेरा कला प्रवाह प्रोग्राम है, ये उसकी सीरीज ही इसीलिए है कि आप लोगों का अनुभव हम लोगों के कुछ काम आए और हम लोग उससे सीख सकें। तो ये बहुत खुशी है। आप जो कह रहे हैं, आपका जो उसके पीछे जो सोच विचार है, वो मतलब बहुत, अगर सीख रहे, सब लोग सुन रहे होंगे तो सीखने के लिए मिल रहा होगा बहुत कुछ, मतलब सुनने ही का मन कर रहा है, इतना सुंदर है आपकी रचना। गुरुजी, आप जितना बच्चे आजकल के जनरेशन आज की जो है उस पे कैसे वो रियाज अपना करे, किस तरीके से करे कि एक थोड़ा निखार अपने अंदर आए, या एक सोलो आर्टिस्ट बनने के लिए क्या हम अपने ऊपर काम करें? जी देखिए, जहां तक रियाज की बात है, ये भी मैं 4 लाइन पंक्तियों में आपको मैं सुनाता हूँ, इसी में आपको इसका सार मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये मैंने कुछ लिखा था, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि श्रद्धा से शिक्षा श्रद्धा से शिक्षा मिले, विनम्रता से मिले मान, योग्यता से स्थान मिले, हो जग में सम्मान। अगर श्रद्धा, भक्ति, ईमानदारी, अगर सबसे पहली बात तो ये है, सीखने वाला जो हर शागिर्द है उसके अंदर में ये भावना सबसे प्रथम जरूरी है कि गुरु के प्रति भक्ति, अपने नृत्य के प्रति भक्ति, और जो हम शास्त्रीय, ये शास्त्र है, ये शास्त्रीय नृत्य इसलिए कहा गया क्योंकि चारों वेदों से निकाली हुई निचोड़ करके जब ये नाट्य शास्त्र वगैरह सब बनाया गया, तो ये शास्त्रीय, इसको शास्त्र से निकला हुआ, इसलिए इसको शास्त्रीय संगीत कहा। संगीत जो है उसका अर्थ है कि संग अंग गीत ताल, जो संगीत का पूर्ण जो निचोड़ है वह है संग अंग। तो संग मिलकर के अंग नाच, गीत गाना, और ताल वाद्य का समन्वय जो है वो संगीत कहलाता है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात है कि मन के अंदर में गुरु भक्ति, अपने नृत्य के लिए ईमानदारी, भक्ति, युक्ति और शक्ति, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो एक सबसे पहले एक संकल्प ये है, ये संकल्प है हर नाच सीखने वाले, संगीत सीखने वाले को बहुत जरूरी है कि भक्ति, शक्ति और युक्ति, आपके अंदर में भक्ति है और शक्ति
आपका रियाज, आपका मनन, आपका चिंतन, ये सब आपका शक्ति है। और युक्ति, जब इन सब चीजों को आप एकत्र कर लेते हैं तो आपका दिमाग जो है फिर वो काम करने लगता है, फिर आप उस दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां आपको पहुंचना है। तो अपने रियाज पे, अपने मनन पे, गुरु के बताए हुए रास्ते पे आपको चलना और भटकना नहीं। आजकल थोड़ा सा लोग जो है, खास करके मैं कथक में जरूर मैं कहूंगा कि लोग राह भटकते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या कारण उसका ये है, क्योंकि कथक एक स्वतंत्र नृत्य की तरह दिखता है। हाँ, देखिए स्वतंत्र नृत्य का मतलब ये नहीं कि वो शास्त्रीयता लेता हो, हम उसकी गरिमा को खोना नहीं चाहते और ना खोएंगे। जब तक मैं हूं, मैं तो कभी भी उस बात को कभी वो टाल ही नहीं सकता हूँ। ये हमारा ये शास्त्र नृत्य है, उसको शास्त्रीयता ही रखनी है इसके में, उसको हमें भटकाना है। आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नया क्रिएटिव करना है, कुछ आपको कुछ भी करना है, आप कुछ भी करिए, बट उसके अंदर कथक को ना विलय कीजिए ताकि वो उसका आकार बिगड़े या जो भी बिगड़े, मतलब वो मैं कभी नहीं चाहता। तो यही कहना है मुझे सभी अपने सीखने वालों को, सीखने वाले से, और जो हमारे छात्र छात्राएं जितने भी हैं, कि खूब मनन करके, बहुत चिंतन करके और अपने काम को बहुत शुद्धता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ में खूब अच्छा सा रियाज करें, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलें और अपने नाच को निखारें। और पूरे जग में कथक का मतलब ही कथा वाचन करना। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, कथक जो नाम है, जो नृत्य, अभी नॉर्मली कहा जाता है कि कथा कहे सो कथित कहा। हाँ, ये नॉर्मली कहते हैं, देखिए कथा कहे सो कथित कहा है। देखिए कथक क्या है? कथाकार, कथा कहने वाला, कथक। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो क शब्द है, पहला शब्द जो क है, वो भगवान कृष्ण को संबोधित करता है। क से कृष्ण, क। थ जो है वो वर्णमाला का 17वां अक्षर है। तो क शब्द तो हमने ऑलरेडी ले लिया कृष्ण के लिए, तो वो 16वां अक्षर हो गया। तो 16 कलापूर्ण भगवान कृष्ण पर आधारित कथक नृत्य। बहुत ही सुंदर, बहुत मतलब यह है कथक। बिल्कुल बहुत। और ये चीज हम लोगों को भी सीखने को मिल रही है गुरुजी आपसे, कि हम लोग यही एक टैग लाइन पढ़ते हैं ना, कथा कहे सो कथित, तो वो एक, हाँ, यही जनरल वे में सुनने को मिलता है, किताबों में भी यही मिलता है। मगर जो आपकी एक हम लोग कभी कहीं रिटर्न में जब लोग यंग जनरेशन लिखेगी तो इसका अगर ये अर्थ लिखेगी तो एक अलग ही स्वरूप है इसका। वो है ही है। जब इसका नामकरण किया गया या नाम हुआ, तो वो शायद ये विचार हुआ होगा जो कि शायद लुप्त हो गया, किसी को पता नहीं चला। देखिए मेरी खोजबीन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगी रहती है। कभी कोई पुराने व्यक्ति मिलते हैं, कोई मेरा पुराना जानने वाला मिलता है, तो उससे मेरी बातचीत होती रहती है। तो जब उनसे मैं कुछ सुनता हूँ तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। फिर मैं जरूर बात कहता हूँ कि कृष्ण जो 16 कला पूर्ण, कृष्ण को 16 कला पूर्ण कहा गया है, इसलिए क थ क, आगे भी कृष्ण है, पीछे भी कृष्ण है, और पूरा 16 कला पूर्ण। तो वही हमारा कथक है। बिल्कुल गुरुजी। और आपकी जितनी भी जो भी हमने नृत्य नाटिकाएं देखी, निर्देशन देखा है, उसमें भक्ति भाव ही विशेष दिखता है। मतलब हमने आपके नृत्य ऐसा नहीं, नहीं मतलब ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा ऐसा नहीं। मैं आपको देखिए, जहां तक नृत्य नाटिका की जब बात हम करते हैं, तो नृत्य नाटिका के अंदर में कई पहलू हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने जोनाथन ऑफ लिविंगस्टन सीगल की आपने कहानी पढ़ी होगी, रिचर्ड बैक की लिखी हुई कहानी, जो अपने को सीगल समझ करके उन्होंने पूरी किताब लिखी। मैंने उस पर भी बैले किया है, और गंगा पे मैंने किया बैले, मैंने विश्वामित्र पे बैले किया। देखिए क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो कथक है, हमारी जो शास्त्रीय नृत्य है, वो हमारे ईश्वर भगवान से सब जुड़े हुए हैं। हम लोगों का ता थे तक आ थे तक,
ता थई तत् का अर्थ ये ता मतलब आकाश होता है, थई मतलब भूतल होता है, और तत् जहां हमारा हम जहां खड़े हैं, तो ता थई तत् आ थई तत्, ये हमारी तत्कार की पहली भाषा है। बहुत सुंदर। एक हम लोगों को ये जो एक परिभाषाएं सुनने को मिल रही है, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल मतलब कह नहीं सकते, हम खुद शब्दों में नहीं कह पा रहे। कितना सुंदर आपका परिभाषित है। वही मैंने आपको कहा ना कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो प्रचार में नहीं होती हैं, या शायद बहुत से लोग इस इसको ना भी ना माने, हो भी सकता ना माने, लेकिन सवाल इस बात का है जिसके पीछे कुछ एक बात नजर आती है और कुछ उसका एक उद्देश्य नजर आने लगता है, तो क्यों ना माना जाए, वो जरूरी है। बिल्कुल। तो साहित्य हमारे कथक लखनऊ घराने के जो नृत्य के अंदर में सबसे बड़ी बात है साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नृत्य के जितने बोल हैं वो साहित्य से जुड़े हुए। गुरुजी, इसी से जुड़ा हमारा एक प्रश्न है कि ये जो आप साहित्य की बात कर रहे हैं, हम खुद भी उस पे एक विचार करना चाह रहे थे कि जो इस घराने का खुद का एक बहुत बड़ा साहित्य है, मतलब इतनी रचनाएं लिखी हुई हैं गुरुजियों की, और आप खुद एक इतने अच्छे लेखक हैं कि लिखते हैं इतनी अच्छी रचनाएं, तो उस पे, उस साहित्य पे पूरा एक थोड़ा समझाइए हम लोगों को डिटेल में कि ये जितना आप लंबा साहित्य है पुराना से अब तक, और जो आप अब रचनाएं इतनी अच्छी कर रहे हैं, आपने किताब भी अपनी जो बुक आपने बताई, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। देखिए, जहां तक साहित्य की बात है, लखनऊ में हमारे वृंदादेव महाराज जी ने कृष्ण को लेकर के ही सारी रचनाओं का वो किया है। ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने राम को भी लेके किया, ऐसे राम है धरण गाना लिखा उन्होंने, या कई सारे उनकी कॉम्पोजिशन, शेष फन डग मगयो लंका हल चल भयो, कहत बिंदा दीन जब राम धनु टंको, ये सादरा हमारे यहाँ महाराज बिंदा की लिखी हुई है कि जहाँ जब भगवान राम जी ने लंका पे चढ़ाई की थी, उसमें शेषनाग, जो पृथ्वी जो टिकी है शेषनाग पे, वो हिलने लगा कि शेष फन डगमग्यो लंका हल चल पड़ो, तो कहत बिंदा दीन जब राम राम धनु टंक, तो चलत सर लड़त घट कटत बिन मुड़ भयो, श्रोणित सरिता चरी वीर मही गिर गयो, तो कहत मंदोदरी सुनहु मोर लंकापति, जीत ना सकोगे राम संग छल छो। तो उन्होंने पूरा इसका वर्णन जो है सादरा के रूप में इसको झपताल ताल में उसको निबद्ध किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे, बेसिकली ज्यादातर रचनाएं कृष्ण पर ही ज्यादा आधारित है। इस कृष्ण हमारे इष्ट देव, हाँ हमारे इष्ट देव है कृष्ण, तो उनपे ही आधारित होकर के हम लोग जो है उनको जपते हैं, पूजते हैं और उनका ही गुणगान करते हैं। बिल्कुल। गुरु जी, आपने भी इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं, आपने इतना कुछ मतलब लिखा है, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि लिखा हुआ ही सिद्ध होता है ना। हम लोग पुराने लोगों से सुनते आते हैं कि लिखना बहुत जरूरी होता है, लिखा ही सिद्ध होता है, क्योंकि आगे वाली जनरेशन को यही लिखा ही हुआ पहुंचता है। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो आपने जितनी रचनाएं करी हैं, बहुत ही अनगिनत करी हैं, कुछ आपकी जो बहुत प्रिय रचना रही हो और जिससे आपका बहुत अच्छा एक आत्मीयता रही हो, वो कोई रचना ऐसी आप बताइए। अब इस समय तो मेरे पास हारमोनियम वगैरह है नहीं ना, नहीं तो मैं तो आपको गा के भी सुना देता। गुरु जी, कुछ ऐसी गा लीजिए, आपका तो लय ताल यू ही कुछ कहने की जरूरत, हारमोनियम की आपको आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, थोड़ा सा हारमोनियम अगर मिल जाता तो जरा मेरे लिए इजी हो जाता, थोड़ा स्वर करने से ना। तो एक कृष्ण की है, एक मिनट अगर मैं कहिए तो मैं हारमोनियम जब मंगवा कर बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल होल्ड कर, बिल्कुल बिल्कुल हो यार हारमोनियम दे दो। पॉज कर लीजिए, इसको बाद में काट बढ़ दीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा कल बाद में।
गुरुजी एक मिनट, थोड़ा साउंड नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हेलो। जी जी आप। हाँ, तो भाल तिलक कुंडल गरमाला, पग नूपुर सो कंगन डारा। एक मिनट में एक मिनट में जरा एक बार देख देख के बताता हूँ। होल्ड करिए बाबा जरा ऑन कर लीजिए, शुरू करें। तो ये एक रचना जो मैंने की है, ये कृष्ण पर है, कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण के बारे में वर्णित कर रहा हूं मैं कि बस्यो मोरे मन कृष्ण छवि अति भाई। बस्यो मोरे मन कृष्ण छवि अति भाई, भाल तिलक कुंडल गले माला, मोर मुकुट पीतांबर डाला, पग नूपुर सो कंगन शोभित, दे पग नूपुर सो कंगन शोभित, देख मन हर्ष अपारा, बसो मोरे मन कृष्ण छवि अति भाई। बाल रूप यशोदा के दुलारे, यौवन भय राधा को प्यारे, मीरा तुमरे हृदय समाई, सारथी बन अर्जुन को उबारा, बसो मोरे मन कृष्ण। ऐसे थोड़ा सा गुनगुना के सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बसो मोरे मन कृष्ण छवि अति भाई, कृष्ण छवि अति भाई, बसो मोरे मन कृष्ण छवि अति भाई, कृष्ण छवि अति भाई। भाल तिलक कुंडल गरमाला, कुंडल गरमाला, मोर मुकुट पीतांबर डाला, पग नूपुर सो कंगन शोभित, पग नूपुर सो कंगन शोभित, देख चित्रमय हर्ष अपार, बसो मोरे मन कृष्ण छवि अति भाई, कृष्ण छवि अति भाई। बहुत ही सुंदर गुरुजी, बहुत ही सुंदर। और आपकी जो किताब, आपने बुक जो 2 आपकी पब्लिश हुई है, उसके बारे में कुछ बच्चों को बताएं कि क्या है, कैसे अवेलेबल हो सकती है। ये एक्चुअली मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिर्फ मेरे पास ही रहती है। अच्छा। और जिनको जरूरत होती है मैं उनको ही देता हूँ। अच्छा। मैं ऐसे मार्केट में सेल के लिए नहीं रखा हुआ है, तो ये इसको जस्ट घर पे ही रहता है। बिल्कुल। और ये लिखना तो मेरा बहुत पुराना रहा ही है, बट ये मैंने समर्पित किया है अपनी माँ की याद में। मेरी माँ जो अन्नपूर्णा देवी जी, उनकी याद में ही मैंने ये किताब को निकाला था, इसलिए इसका नाम माधुर्य करके मैंने इसको बहुत सुंदर जी। गुरुजी, बहुत ही मतलब बिल्कुल मंत्र मुग्ध होने वाली, जो एक होता है ना कि सुनते रहे और भाव अपने मन से उठने लगे, ऐसे ही वाली आपकी ये इतनी खूबसूरत है आपकी रचना। थैंक यू सो मच। और धन्यवाद।
गुरुजी, जो आज की जनरेशन में कथक के लिए मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी सोच है, आपसे बस जी एक उस पर डिस्कशन ही कर रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी के लिए ये बात नहीं कहते, मगर हाँ, जो कहीं ना कहीं फ्यूजन कथक में जो प्रयोग हो रहे हैं, हम प्रॉपर नहीं कह रहे हैं कि उसका विरोध भी नहीं है, मगर जो फ्यूजन है वो किस हद तक ही करने चाहिए कथक के साथ, और जो तेजी हाँ है कथक की, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि कर्तव्य सा लगता है कभी कभी कथक खुद भी देख के, अब जो देखते हैं कि एक ठहराव, एक जो सुकून होना चाहिए वो कहीं खत्म, थोड़ा कम हो रहा है, ये जरूर मेरा अपना अनुभव है ऐसा। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ शायद वो आप खुद कह चुकी हैं उस बात को। और मैं बिल्कुल इस बात को बहुत एग्री करता हूँ। और जैसे मैंने पहले भी आपको ये कहा कि कथक को कथक की तरह ही देखें, उसकी शास्त्रीयता को ना बिगाड़ा जाए, यह बहुत जरूरी है। हाँ, आप कुछ अच्छा उसके अंदर में एक इम्प्रोवाइज करिए, अपने आप कुछ नया आयाम लाने की कोशिश करिए, लेकिन उसको टोटली उसके अंदर में वेस्टर्नाइज पना डाल देना, उसको फ्यूजन कर देना, या उसको ये कर देना वो कर देना, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। खास करके एकल नृत्य में तो बहुत ही ध्यान रखने की बात। बिल्कुल। कोरियोग्राफी के अंदर में थोड़ा मोड़ा चलिए फिर भी चल चल जाता है। हाँ, थोड़ी कॉम्पोजिशन वगैरह में चल जाता है, बट जो कथक की अपनी एक गरिमा है, जो एक इसका बिल्कुल। ये अस्तित्व है, उसको कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये मेरा शुरू से मानना है, और हमेशा मैं इस बात को कहता ही रहता हूँ कि कथक को कथक की तरह रखिए, रखिए, उसकी बिल्कुल। शास्त्रीयता बनी रहे। उसकी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी गरिमा है, उसका बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो एकदम जी, एकदम। बहुत, और क्या आप इस इस दौर में जो ये कोरोना टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग भी बिल्कुल सीमित हो गए हैं। जैसे जी आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो मंच भी नहीं है अभी, ये टाइम जो है ना मंच है, और कहीं ना कहीं सीखने में भी दिक्कत आ रही है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, और कितना भी हम लोग कर पाए, मगर ये कहाँ तक सफल हो सकता है ऑनलाइन का प्रोसेस? देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसी विपदा आ जाएगी ये तो किसी को पता ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन हर विपदा का सामना करना ही मनुष्य का एक वो बन जाता है। तो आज है, जो आज है वो कल नहीं होगा, कल फिर से एक नया सवेरा होगा, एक नई उमंग होगी, एक नई आशा होगी, और हम लोग उस आशा उमंग के साथ में एक बार फिर से मंच की तरफ बढ़ेंगे, और लोगों का उसी तरीके से मनोरंजन करेंगे जैसे हम करते रहे। ये बिल्कुल। कुछ टाइम के लिए जरूर ये बंधन बन गया है, शायद ईश्वर जैसा वो करा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि ये इस समय को भी किस प्रकार से हमें अपने उपयोग में लाना है, उसको किस तरीके से अपने आप को अपने आप में ढालना है, वो बहुत जरूरी है। आज कम से कम आप लोगों इस बहाने कि आज हम आपसे बिल्कुल। रूबरू हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों की कलाओं को देख रहे हैं, और उसका आनंद उठा रहे हैं। तो ये भी कभी होता नहीं था, जिस बिल्कुल। समय चलता रहता था हम नॉर्मल प्रोग्राम वगैरह। तो ये बहुत अच्छा है, वो अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, कुछ कड़वी बातें सुनने को मिल रही है तो बिल्कुल। बिल्कुल। हर तरीके की बातें हो रही। तो इस समय बहुत अच्छी बात है कि हर कलाकार, हर साधना वाले व्यक्ति को अपने काम में साधना करनी चाहिए, और एक नए विचार, एक नई सोच के साथ में, और आने वाले समय पे का इंतजार करना चाहिए, और हमें उस चीज को प्रस्तुत करने का मौका मिले तब तो हम लोग करें साथ इसको। बिल्कुल गुरुजी, यही जो आपका मैसेज है, आज जो हम सब लोग सुन रहे हैं या जनरेशन जो सुनेगी, सबसे बड़ी चीज है जो अब कथक की धरोहर हो रही है, जो आगे सीख रहे हैं, आगे जो बच्चे अब जी कर रहे हैं, उनको एक दिशा मिलना और आप लोगों के विचार मिलना बहुत जरूरी है। मेरा ये मैंने मानना है बहुत जी कि आप लोगों को अगर
आप गुणीजनों को हम लोग सुनेंगे ही तो एक रास्ता हमारा बनता चला जाएगा। और अब सुनने की टाइम थोड़ा कम हो गया है लोगों के पास। देखिए, हम आपको बताएं कि मैं एक आज भी मैं अपने को एक शागिर्द ही मानता हूं, और मैं शागिर्द हूं। मैं गुरु एक पद पे बैठा दिया गया इसलिए मैं गुरु हूं, नहीं तो मैं आज भी शागिर्द हूं। और मैं रोज कुछ ना कुछ अपने पिता से, अपने गुरु से सीखता ही रहता हूं। उनकी सोच को अपने ऊपर अमल करने की कोशिश करता हूं। और यही जो धारणा है इंसान को फिर आगे ले जाती है, बढ़ाती है। बिल्कुल गुरुजी। एक आपको थोड़ा सा और परेशान करेंगे बिल्कुल। और एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि एक कोई पढ़न, कोई ऐसी बंदिश जो आपको बहुत प्रिय हो, वो एक सुनाइए तो। अच्छा, बंदिश जो हमारे घर की मैं पुरानी बंदिश पढ़ देता हूँ। बिल्कुल। हाँ, ये हमारे घर की बहुत पुरानी बंदिश है। इसको गणेश परन कहा गया है और हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है, काफी पुरानी चीज। वो मैं पढ़ के आपको सुना। बुद्ध विनायक दिलकत उर्लो गणपति गौतम कथो जय 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 को देखो हम गंतम तरिक आलम कथो तक दिक तक तक का दूंगा देवन कथो तक दिक तक तक दिक तक जग 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 अंगी कर जग गीता। क्या बात गुरुजी। ये बहुत पुरानी गणेश जी की बहुत सुंदर है गुरुजी, बहुत अच्छी रचना है, बहुत ही सुंदर है। सुन के बिल्कुल कहते ना, एक कथक के लिए बिल्कुल एक झंझोड़ने वाली चीज है कि हाँ भाई क्या है। बहुत बढ़िया। तो इस टाइप की बहुत सारी बंदिशें, क्योंकि पुरानी बंदिशों में हमारे पूर्वजों ने काफी माला परन है, घोड़े की टाप पे परन है। गुरुजी कुछ घोड़े की कुछ अगर आप कुछ अच्छा सुना देते तो। ये बहुत काफी ये भी पुरानी बंदिश है। मैं ये भी 3 ताल में निबद्ध है। वो जैसे घोड़ा जो चलता है ना, टक 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 टक, एक साउंड का आभास है जिसको कथक के अंदर में इसको बोल में जो बदला गया वो थोड़ंगे 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 थोड़ंग, इस टाइप के। तो घोड़े की टाप की आवाज सुनाई देती है इसके अंदर। तो ये राजा महाराजाओं के समय की बात है। राजा महाराजाओं ने फरमाइश कर दिया कि महाराज आज जरा कुछ घोड़े की टाप पे कुछ परन हो जाए। तो अब उनका आदेश और हमारे पूर्वजों का तो मानना था ही, इसलिए वो सुना दे। तो एक छोटा सा परन मैं सुना रहा हूँ। क्या बात। तो उसकी अदायगी पूरी उसी ढंग से होती है। बिल्कुल, उसके बोलों का जो वजन है वो भी पैर से थोड़ा हो सकता है शब्दों का थोड़ा सा गठन मुझे ध्यान में ना हो, लेकिन लगभग स्वरूप ऐसे ही। गुरुजी कितना ये जैसे आपने पढ़न किया और कितना जो कथक सीख रहे हैं अभी, उनको बोलों को जो प्रेजेंट करने का तरीका है, जो पढ़न हम लोग पढ़ते हैं और उसको प्रेजेंट करते, कहीं ना कहीं वो जब एक अनुभव नहीं होता है तो वो सीधा सीधा चला जाता है। तो उस पे कैसे एक काम करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए चीजों को? बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि देखिए शरीर नाचता है, तबला उंगलियां थिरकती हैं तो वो भी नाचती है, गला नाचता है, सातों स्वरों को दौड़ता है, तो हर चीज नाचती है। तो इसी प्रकार से हमारी जो पढ़ंत है वो भी नाचती है, और जब तक वो नाचे नहीं तो समझिए कि नाच कंप्लीट नहीं। हमारे यहाँ ये कहा गया है इस बात को कि पढ़ंत भी ऐसी करी जाए कि जिसके उतार चढ़ाव को आप अनुभव कर सके कि वो भी नाच रहा है।
तो जैसे तिन तिन्ना तक दिन तिन्ना तक दूंगा। अब देखिए, अब पढ़ने को तो हम पढ़ ये भी सकते हैं, तक दूंगा झिझिक ध्रान दो दिवंग झिझिक दो दिवंग ध्रान तक। तो बहुत सीधा सीधा हो गया, लेकिन उसकी अदायगी कैसे होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तक दूंगा झिझिक ध्रान झिझिक ध्रान दो दिवंग झिझिक दो ध्रांग 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 तक नद्दते ध्रांग तक नद्दते ध्रांग तक नद्दते। बहुत सुंदर। तो जो उसका उतार चढ़ाव, जिस प्रकार जैसे गाना गाया जाता है, जैसे गाना में स्वरों का आभास किया जाता है, ऐसे पढ़न के अंदर में भी स्वरों का उतार चढ़ाव बना रहता है। बहुत सुंदर, बहुत। और ये सब सुन रहे हैं और सुन रहे होंगे तो ये एक सीखने की चीज है, इस पे भी काम बहुत जरूरी है। नृत्य बहुत नृत्य जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। ये पक्ष बहुत छूट जाता है। अक्सर हमने देखा है, मैं अपने शागिर्दों को तो हमेशा ये समझाता हूँ कि जब नाचने लगते हैं तो एक ऊपर के अंग को तो वो नाचते हैं, लेकिन नीचे का एक अंग है जो दो टांगे हैं, वो भी तो नाचती है। तो टांगों का रखाव, टांगों का रखना, पढ़ना, हटाना, ये मतलब वो भी तो एक चीज है। तो उस पर बहुत लोग जो है ना, उस पर बहुत गौर नहीं कर पाते। तो बहुत जरूरी है कि संपूर्ण नख से शिक तक आपका पूरा अंग जो है वो नृत्यमय हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो बात है। बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल थोड़ा सा और पूछेंगे हम आपसे जी कि जी। जो लखनऊ घराना है हमारा, और उसकी विशेषता ही ये जो ठहराव है, गत गत है ना, एक ठाट का अंदाज है, ये सब तो बिल्कुल क्रीम है हमारे लखनऊ के। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आज के समय में ये कहाँ तक कैसा, किस रूप में जा रहा है? हाँ, बहुत सही बात है। एक समय था कि दर्शकों को समय का कोई इतना वो ज्यादा वो नहीं था। आजकल तो हर चीज जो है संकुचित होकर के आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर जो है सिमट के रह गई है। पहले तो आदमी स्टेज पे जाता था, नाचता था तो 1.5 घंटा नाचे, 2 घंटा नाचे, 2.5 घंटा नाचे, 3 घंटा नाचे। तो उसके हिसाब से थाट वगैरह ये वो जो भी चीज लयकारी अंग वगैरह जो भी, वो बहुत विस्तार से काम करता था। हाँ, लेकिन अब जो है उस होता आज भी है। मतलब मेरी तालीम के अंदर में तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि भ्रुकुटी कब घूमी, गर्दन का डोरा कब घुमा, कसक मसक कैलाश झूम कैसे, मतलब उसका बहुत बहुत ध्यान रखता है। लेकिन हर चीज जो है वो थोड़ी सी संक्षिप्त हो गई। पहले एक थाट करते करते आदमी 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक थाट करता था। तो थाट का जो चलन है, सांस का कंट्रोल, बॉडी का घुमाव, ये वो जितना भी चीज है, अब वो सब चीजें इतनी हो नहीं पाती क्योंकि समय का पाबंदी इतना होता है कि भैया आपको सिर्फ 40 मिनट नाचना है, आपको आधा घंटा नाचना है, आपको 20 मिनट नाचना है। अब उसी के अंदर में आप अपनी पूरी कलाओं को दिखा दीजिए। देखिए, गाना भी दिखा दीजिए, नाच भी दिखा दीजिए, ताल भी दिखा दीजिए, ये भी दिखा। तो अब उतना विस्तारित नहीं रहेगा। लेकिन आज भी कभी कभी जब मौका मिलता है, अवसर मिलता है, और खास करके जब कला प्रेमी लोग बैठते हैं, जहां घड़ी उतार के रख दी जाती है और समय नहीं देखा जाता, उस समय आर्टिस्ट भी स्वतंत्र होता है नाच दिखाने के लिए, और देखने वाला भी उसको पूर्ण आनंद देता है। और तब उस समय हम लोग जो है पूरी तरीके से अपनी बात को कहते हैं और उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अंदाज एकदम भूलना नहीं चाहिए। और जो उसकी विशेषताएं हैं हर चीज की, गत की अपनी विशेषता क्या है। अब गत 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 की जब बात करते हैं तो तुरंत ही लोगों के दिमाग में आता है कि गति से निकलो तो गत हो गया। गति से निकलो तो गत नहीं होता है। कौन से गत, गत मतलब होता क्या, गत बना के हम निकले। गत कृष्ण बांसुरी की गत, घूंघट की गत, निकास की गत, या आंचल की गत, या महावत की गत,
या मयूर की गत। तो ये सब चीजें जो है उसको बड़ा आराम से धैर्य से नाचना चाहिए। ये नहीं कि बस ताबड़तोड़ नाच दिया और खत्म हो गया, ये नहीं होना चाहिए कभी। और नृत्य का जो देखिए, नृत्य का दूसरा नाम ही सौंदर्य। नृत्य जो है वो पूरा सौंदर्यपूर्ण है। अब आदमी अगर बैठकर, मैं कभी कभी जब प्रोग्राम देखने जाता हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि एक तो हर बात पे तड़का ताली, तड़का ताली। और अब तो आजकल तो वाव 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 शुरू हो गया और सीटियां भी बज जाती हैं और डांसर ये सोचता है कि मेरी तारीफ हो। ये करामात है, इसको बोलते हैं करामात करना। एक जमाने में जब हम लोग बचपन में सर्कस वर्कस देखने जाते थे ना, तब ये सब देख के हम लोग तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे कि भाई भाई उनका वो तो काम ही है, उल्टे लटक जाना, ये कर देना, वो कर देना, छलांग मार देना। लेकिन जो इस मंच पे खड़े होकर के हम अब पैर ऐसा पटकेंगे, मतलब कि जवाब ही नहीं। ग्रीन रूम में पता चला कि ग्रीन रूम के अंदर में मतलब रियाज मार दिया और पसीने पसीने हो गए और अब मंच पे हमें जाना है। तो वो दिखा, मतलब कि जब हम निकलेंगे तो जो पसीने का छिटका है वो पूरे स्टेज पर फैलेगा। तो मतलब अजीब सा एक धारणा है सबकी, मतलब आई डोंट क्यों ऐसा होता है। गुरुजी, तो बड़ा अजीब बात। जो हम लोग नृत्य करते हैं, तत्कार है या कुछ भी, जो भी परफॉर्मेंस आपने जैसे कहा कि पैर का बैलेंस्ड, आप कह रहे हैं ना कि उतना तेज, किस हद तक आवाज अपने पैरों की आनी ही चाहिए? क्योंकि अब ये लगता है ना कि सब फोर्स करते हैं, नहीं पैर से आवाज आनी चाहिए, बहुत तेज आनी चाहिए, कभी कभी माइक पे वो ऑड लगने लगता है। सबसे पहली बात यह है कि हमने पैरों में नूपुर बांध रखा है, घुंघरू बांध रखा है, जो बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। उसकी झनकार सुनाई देनी चाहिए, उसकी तबाही नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये अंग जो है, अंग की एक सीमा है कि हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, अब उसको ये करके और धान दिगड़ धान, ये फेंका वो फेंका और बाल झटका, ये किया, तब आंधी तूफान नहीं आ जाएगा। ठहराव ठहराव कह सकते हैं इसको। तो होना चाहिए, बस सबसे बड़ी बात है। नृत्य को आनंदित होकर के देखना, उसका आनंद लेना। और जब नर्तक खुद आनंद लेगा तो दर्शक भी उसका आनंद लेगा। बिल्कुल। हाँ, अब जब नर्तक ही परेशान है तो दर्शक क्या करेगा बेचारा? क्या करेगा? बिल्कुल। आज आपसे पूछना भी चाहेंगे कि क्या मैसेज, आप अपना क्या ऐसा संदेश, जो भी बच्चे, जो भी सुने, यंगस्टर या जो कथक सीख रहे हैं या इसमें रुचि रखते हैं या अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश समझाना चाहेंगे कि इस ऐसा ऐसा करो, ये जरूरी है? सबसे पहली बात तो मैं सबसे एक चीज, एक क्योंकि परिवार से जुड़ा हुआ हूं और कुल में हमारे नृत्य का चला आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो भी इस नृत्य संगीत के अंदर में पदार्पण करे, पैर रखे, तो पहले ये सोच के रखे कि मैं किस जगह पैर रख रहा हूँ, मुझे कहाँ पर क्या। तो ये मनोरंजन नहीं, ये मनोरंजन नहीं कि आप लोग नृत्य की तरह गिद्धा नाच लिया, भांगड़ा नाच लिया, ये नाच लिया, वो नाच लिया, वो एक एंटरटेनमेंट है, एक अलग चीज। ये शास्त्रीयता है। इसको हमें सबसे पहले हमें यही सोचना है कि हमें हमारी भावना, हमारी जो भक्ति है, हम उसको उसी ढंग से स्वीकार करें और स्वीकार करके उसका जो पूरा जो ईमानदारी से उसको निर्वाह करें इस चीज का। तो ये बहुत जरूरी है कि, और गुरु का सम्मान करें, आदर करें, बहुत जरूरी है। और जिस परंपरा से आप सीख रहे हैं उस परंपरा का भी सम्मान आदर करते रहे। उसके अंदर में अपना कुछ भी ऐसे अलग से डालने की कोशिश मत करो जिससे वो बिल्कुल उसका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। जो भी जो जहाँ से सीखे, लखनऊ से सीखे, जब वो अपनी अपना है कि कौन कहाँ से सीख रहा है, मगर नहीं, जिस गुरु से भी सीखे उसको बहुत कायदे से सीखे
और कायदे से सीखे, उसको अमल करें और उसके अंदर में कोई भी अगर नई चीज करे तो अपने गुरु से डिस्कस करे कि देखिए गुरुजी मैंने ऐसा कुछ सोचा है, क्या ये सही है? अगर गुरु कहता है कि हाँ बहुत तुमने बहुत बढ़िया चीज की है तो ना छोड़, और अगर गुरु कहता है नहीं देखो ये चीज थोड़ा सा अच्छी नहीं लग रही है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत जरूर होना चाहिए। हाँ बहुत जरूरी है। गुरुजी, आप जो कथक में हम लोगों के सभी चीजें होती है, जैसे गत है, चक्कर को भी लोग आज बहुत महत्व देते हैं, और चक्कर किस हद तक हमें खूबसूरत लगता है ये बात तो ठीक है, आजकल के दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुद भी अच्छा लगता है, मगर हाँ कितना जरूरी है, और एक फोकस सिर्फ उसी पर होना चाहिए कि नृत्य भी उसके साथ साथ तेजी के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक लखनऊ घराने की अपनी बात है, हमारे यहाँ चक्रों को इतना ज्यादा कभी भी महत्व नहीं दिया। बहुत ज्यादा 3 चक्कर लगा लिया, 9 चक्कर लगा लिया, हाँ मतलब, और चक्करों का एक अपना एक स्थान है। अब किस ताल में, अब मेरा अगर मेरी कंपोजिशन आप देखिए, मेरे हर ताल के अंदर में मैं भी चक्करों का टुकड़ा बनाता हूँ, चक्कर करते हैं, लेकिन मेरी ताल का चक्कर जो होता है उसकी एक सीमा है। हम उसका सीमा क्या है, अगर हम 16 मात्रा की ताल कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि 16 चक्कर का टुकड़ा, 10 मात्रे का है तो 10 चक्कर का टुकड़ा। वेरिएशन आ सकता है, 1 1 2 2 3, मतलब चक्करों की वेरिएशन डाल सकते हैं, लेकिन आप एक मुखड़ा बनाए अब पता चले 101 102 105 108 110, ये तो एकदम मैं सब चीजों को नहीं, यहाँ नृत्य की जो है सुंदरता नहीं रह जाती। चक्करों को एक सीमा तक वहीं तक रखो जहां तक चक्करों की खूबसूरती नजर आए। बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है, और समय का बंधन ना हो तो ऐसा लगता है कि हाँ गुरुओं से सिर्फ सुनते रहे और उसको अमल करते रहे, उस पर काम करते रहे, और कहीं ना कहीं ये सुनना बहुत जरूरी हो गया है आज। मेरी बहुत शुभकामना आपको भी है और सभी सीखने वालों की को भी है कि जो कला से प्रेम करें और कला को बहुत हृदय से, बहुत मान सम्मान के साथ, बहुत श्रद्धा पूर्वक उसको देखें, लें। एक अगर आप नाच नहीं सकते तो अच्छा नाच देखने का आप वो रखिए। जरूरी नहीं कि हर आदमी नाच ही सके, जरूरी नहीं। हाँ देखिए, अच्छे दर्शक बनना भी एक बहुत बड़ी सुंदर बात है, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और अंत में एक चीज मैं जरूर समापन से पहले कहना चाहूंगा कि ये सेल्फी एंटरटेनमेंट के जो डायरेक्टर हैं आप रवीना जैन जी, जो कला प्रवाह का आप जो चला रही है, इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से आप इसको यूं ही बढ़ाते रहिए, और पूरे आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इसकी खूब अच्छी चर्चा हो, संगीत की चर्चा हो, नृत्य की चर्चा हो, हर चीज की चर्चा हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी आपका, आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला, और हम जनरेशन जो सीख रही है, मैं खुद भी बहुत मतलब कृतार्थ हूँ कि आपने इतना समय निकाला। मैंने भी बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया है आपसे बात करके, तो हम इसको इंटरव्यू का नाम नहीं देते, हम एक कन्वर्सेशन गुरु और स्टूडेंट्स की, इसको एक श्रृंखला कहते हैं कि अनुभव है ये, तो हमारे लिए एकदम बहुत, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और इस अनुभव की श्रृंखला में सब गुणीजन हमसे जुड़ रहे हैं और ऐसे ही जुड़ते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, धन्यवाद आपका जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपको चरण स्पर्श। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।